हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं फिर से लेकर आई हूँ ये प्रैक्टिस सेट जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC में यहाँ आपको लिखा दिख रहा है। ठीक है, प्रवक्ता शिक्षा विभाग भर्ती 2015 में आया था। प्रैक्टिस सेट तो पुराना हो या नया, हम क्योंकि क्वेश्चन अधिकांश रिपीट होते हैं, उनकी भाषा चेंज हो जाती है और हमें वही समझनी होती है। तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया था, तो 125 का है पूरा प्रैक्टिस सेट, पर मैं वहाँ एक पूरा 125 ना होकर मैं यहाँ पर लगभग 75 मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो आप लोग ऊबने लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़े प्रश्न लिए हैं, 75 यानी कि हाफ लिए हैं प्रश्न। तो यहाँ पर जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया दोस्तों, तो मेरे इसमें 8 प्रश्न गलत हुए थे। जब मैंने लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाया GIC प्रवक्ता का, तो मेरे इसमें 8 प्रश्न गलत हुए थे। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि प्रवक्ता का है ये आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। प्रैक्टिस सेट इसलिए यहाँ पर लिया है कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया होता है। आप यूथ का लीजिए, काफ़ी बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल या अपभ्रंश काल। आप लोग अभी तक हिंदी साहित्य को इतना पढ़ चुके हैं कि आपको अब कालखंडों को पहचानने में और उनके लेखक को पहचानने में कोई गलती नहीं होती होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चारण काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। ये नाम एक और लेखक ने दिया है, वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट्स जरूर बताइएगा। काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 11 भागों में बांटते हुए आदिकाल को चारण काल नाम दिया, जबकि संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, प्रारंभिक या उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक प्रश्न से आपके लगभग 5 प्रश्न तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहला है कि राम कुमार वर्मा ने भी क्या कहा है, संधि काल या चारण काल कहा है, दोनों ही कहे हैं। ठीक है, फिर प्रारंभिक या उन्मेष काल किसने कहा है, तो आपके गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। फिर अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो आपके धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। 3 प्रश्न तो ये हो गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न आप यहाँ से 2 प्रश्न इस प्रश्न से आपके आराम से बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। ठीक है, निम्बकाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं। जब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों को आप कोरिलेट करके पढ़िए कि किसका किसका। अगर आपको नहीं आ रहा, आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप तुरंत अपनी किताब को रखिए, चीज़ों को सर्च कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए, तो ये चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर द्वैतवाद जो है किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य के द्वारा ये प्रवर्तित है। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। निम्बकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय और द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया। किसने? निम्बकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय और द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन तथा रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय, ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद, वहीं रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की है। तो ये आपको बहुत ध्यान और अच्छे से पढ़ना और समझना है। कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं। आपको जैसे ये पंक्तियाँ पढ़ने किस कृति की हैं, किस लेखक की हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जी हाँ, ये कृति आपकी है आंसू, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, निर्झरणी। यहाँ आपको ये देखना किसकी है, तो सरोज स्मृति की। अब आपको पता होना चाहिए सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो यहाँ पर क्या कहूँ जो आज नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ निराला जी की हैं। ठीक है, सरोज स्मृति जो कि उन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में शोक गीत लिखा था, यानी सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। निराला ने इसे अपनी पुत्री सरोज को केंद्र में रखकर लिखा है। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है। राम की शक्ति पूजा निराला की ही कविता है। अनामिका संग्रह में संग्रहित है। ये आपको ध्यान रखना है कि राम की शक्ति पूजा किसमें संग्रहित है, तो अनामिका में है। ठीक है, रही बात यहाँ पे निर्झरणी की, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, यानी कि रचना है। निर्झरणी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
यानी कि इन प्रैक्टिस सेट से ये फ़ायदा रहता है कि एक प्रश्न के साथ साथ आपको 4-5 प्रश्न साथ तैयार होते हुए चलते। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है प्रैक्टिस सेट लगाना और करना, तो मेरा कंटिन्यू रहता है। तो चलिए हम सभी देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है आपका कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियाँ कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखरती, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये किसने कहा है, ये आपको देखना है यहाँ पर। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा ये? तो सही उत्तर बिल्कुल आपने अगर पढ़ा है बार बार तो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बिल्कुल ये कहा है हमारे आचार्य शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की व्याख्या है कि भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित किसने कहा है? तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, जो उन्होंने कबीरदास के संबंध में कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है किसको? शुक्ल जी को। शुक्ल जी ने कबीर की सादुक्कड़ी, कबीर की भाषा को क्या कहा है? सादुक्कड़ी भी कहा है। और किसने क्या कहा है कबीर की भाषा को? पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ठीक है, बैसवाड़ी भी कहा है। किसने कहा है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम कहानी किसे मानते हैं? मतलब शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं हमें बताना है। 11 वर्ष का समय मानते, इंदुमती मानते, दुलाई वाली है, गुलबहार है। आंसर आपको दिख रहे हैं, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप ये सोचिए कि एक प्रश्न के साथ साथ आपको कितने प्रश्न और उत्तर तैयार होते हुए चल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इंदुमती सभी जानते हैं, इंदुमती प्रथम कहानी माना है उन्होंने। देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या क्या है। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती रचना काल 1900 को मानते हैं। 11 वर्ष के समय कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, ध्यान देने वाली बात है। दुलाई वाली राजेंद्र वाला घोष यानी कि बंग महिला और गुलबहार 1902 किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन? बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कौन है इसके लेखक? यानी कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर छायावाद और उत्तर छायावाद आया है तो के बीच कुछ वैसा ही संबंध है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के शब्द आप उनकी भाषा को पकड़िए कि कौन लेखक किस तरह की भाषा को बोलता है। तो यहाँ पर मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था, पंक्तियों के लेखक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या डॉक्टर नगेंद्र है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। दोस्तों 2021 में जो एकदम से पेपर का पैटर्न बदला था, ज़्यादातर लोगों के होश उड़े हुए थे, हिंदी का पेपर इतिहास में अभी तक इतना टफ नहीं आया। वो रीज़न था कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी और बच्चन सिंह की बुक से पेपर बनाया गया था और हम लोगों ने इस चीज़ को कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद से हम सभी ने बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी को खूब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप भी शुरू कर दीजिए, बेहद ज़रूरी है उनकी किताबों को पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह कथन कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने यह कथन अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास छायावाद के संबंध में कहा है। प्रश्न नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जी हाँ, हम सभी जानते हैं कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर खड़ी बोली का आधुनिक महाकाव्य। तो यहाँ पर साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो ये प्रवक्ता जीआईसी प्रवक्ता के में आए हुए प्रश्न कोई हल्के प्रश्न नहीं है। तो यहाँ की जो व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास पर हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। ठीक है, प्रिय प्रवास में पहली बार राधा और कृष्ण अलौकिक रूप को त्याग कर मानवीय रूप में उपस्थित हुए। आपका प्रश्न यहाँ से ऐसे बन जाएगा कि प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के किस रूप को उजागर किया गया, किस रूप का वर्णन किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मानवीय रूप में उनका वर्णन किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। साकेत और भारत भारती राजकवि महर्षि चंद्रगुप्त की कृति है। कुरुक्षेत्र रामदास सिंह दिनकर जी की रचना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8,
नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्रधान है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, कुंठा निराश संदेह की अभिव्यक्ति है, या उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सब में ऑप्शन कितने सही हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे लगभग सभी सही हैं कि इन सब की इसमें प्रमुख प्रवृत्ति है। बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद के त्याग्रह, कुंठा निराशा अभिव्यक्ति सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। 1954 में जगदीश गुप्त की नई कविता शीर्षक पत्रिका प्रकाशन से इसकी शुरुआत मानी जाती। किसकी? नई कविता की। इसके प्रमुख सूत्रधार हैं जगदीश गुप्त, विजयदेव नारायण शाही, ठीक है, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि। धर्मवीर भारती का कथन क्या है वो सुन लीजिए। किसके उपलक्ष्य में, यानी कि नई कविता के विषय में धर्मवीर भारती ने क्या कहा है? पुराने नए मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है नई कविता, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास समन्वय यह कथन किसका है? जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल का, नंदलाल वाजपेयी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर ग्रियर्सन का है। आपको सही उत्तर बताना है ये कथन किसका है। यहाँ पे कीवर्ड्स इसके पकड़ने वाले हैं। किसका? समन्वय की विराट चेष्टा, कौन कह सकता है? तो हमें बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तुलसी के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी कि लोकनायक वही हो सकता है समन्वय की विराट चेष्टा पार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसके विषय में कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास जी के संबंध में कहा है। वहीं शुक्ल जी ने क्या कहा है तुलसी जी के लिए? कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को ही। जॉर्ज गिरिसन ने तो कहा है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोकनायक हुए तो कौन? तुलसीदास जी। कितने सारे प्रश्न यहाँ से आपके बन गए हैं। प्रश्न नंबर 10, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ठीक है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, राजस्थानी बोली है। तो यहाँ पर कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है आपको बताना है। तो जी हाँ, ब्रज भाषा में रचित है। कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। इसके रचनाकार रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें राम काव्य परंपरा में भक्तिकाल में स्थान दिया। इनकी अन्य रचनाएं काव्यकल्प, ध्रुव, यानी ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को किस काव्य धारा में स्थान दिया है? तो राम काव्य परंपरा में इनको स्थान दिया है। किसको? सेनापति को। वहीं प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध परंपरा में नहीं आता? बद्ध पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर कौन नहीं आता? बिहारी हैं, घनानंद है, आलम है, मतीराम है। तो कौन नहीं आता है? नहीं सॉरी, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित कौन रीतिबद्ध परंपरा में है पूछा है। तो यहाँ पर बिहारी आपके रीति सिद्ध में है, घनानंद आलम आपके हैं रीति मुक्त में है, और मतीराम है आपके किसमें? रीतिबद्ध में। तो यहाँ पर मतीराम ही बचते हैं आपके। सही उत्तर है मतीराम। मतीराम रीतिकालीन के रीतिबद्ध के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध के हैं, घनानंद आलम रीति मुक्त के हैं। रीतिबद्ध कवि मतीराम की प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, रसराज, फूल मंजरी, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार, अलंकार, पंचाशिका, मतीराम सबसे आदि इनकी रचनाएं। जायसी प्रश्न नंबर है अगला, यानी कि 12, जायसी नामक समीक्षा कृति किस लेखक की है? तो विजय शिव पाठक सहाय हैं यहाँ पर, विजयदेव नारायण शाही हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, और रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपको बताना है कौन से हैं यहाँ पर। सही उत्तर हो जाएगा जायसी नामक समीक्षा कृति किसकी? विजयदेव नारायण शाही की है ये कृति। तो देख लेते हैं जायसी नामक समीक्षा विजयदेव नारायण शाही ने लिखी है। ये नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक है। 30वें शतक में इनकी 20 कविताएं प्रकाशित हैं। जी हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि विजयदेव नारायण शाही 30वें तार सप्तक के कवि हैं और उसमें इनकी 20 कविताएं संकलित हैं, यानी प्रकाशित हुई हैं। इनकी अन्य समीक्षात्मक कृतियाँ हैं साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्यिकों, वर्धमान और पतनशील, लोकतंत्र की कसौटियाँ। ये किसकी हैं? विजयदेव नारायण शाही की रचनाएँ हैं। प्रश्न नंबर 13, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक एकांत था, आत्मा अमर, देह नश्वर है, अटल सिद्धांत था। ऊपर पंक्तियाँ
किस में संग्रहित है। यहाँ पे हमें ये देखना है। साकेत से हैं, भारत भारती से, सिद्धराज से उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही उत्तर हमें बताना है कि जीवन विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, अटल सिद्धांत था। जी हाँ, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये पंक्तियाँ साकेत से हैं। बाकी सही उत्तर इसका देख लेते हैं। भारत भारती से ये पंक्तियाँ। यहाँ पर अगर मेरा आंसर गलत था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत भारती। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो भारत भारती से है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यह पंक्ति मैथिली सरगुप्त की भारत भारती से। गुप्त जी ने 1912 में राष्ट्र प्रेम हेतु भारत भारती की रचना की। यह युवकों के गले का कंठाहार बनी। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। साकेत गुप्त जी का 12 सर्गों का महाकाव्य है। साकेत में रामचरितमानस के उपेक्षित पात्रों का चित्रण हो, जिसमें सर्वप्रथम उर्मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? इस तरह से एक प्रश्न 2021 में आया था। महिला योगिनी के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, ऐसे ही कुछ प्रश्न आया था। तो यहाँ पे पूछा 84 सिद्धों में कौन नहीं है, तो विरूपा, सारंगधर, गणपा, कुकुरपा। तो जहाँ पा लगा हुआ है वहाँ तो आपका सिद्ध है ये। सारंगधर क्या है? ये नहीं है, 84 सिद्धों में ये नहीं आते हैं। सारंगधर को हम्मीरासु का ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। ठीक है, विरूपा, कणपा और कुकुरपा 84 सिद्धों में आते हैं। सबसे पुराना सरपा माना जाता है। जो 84 सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरपा। इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उनमें से कोई नहीं है, या रामचंद्र शुक्ल जी का है? जी हाँ, सही उत्तर बताना है। तो शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पे भक्ति काल के संबंध में कहा है किसने? शुक्ल जी ने। ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन माना है, जिसको बच्चन सिंह बिल्कुल नकारते हैं। कहते हैं ये क्या मजाक लगा रखा है। बच्चन सिंह जी का किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय परंपरा संस्कृति की देन माना है। द्विवेदी जी ने कहा है मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य हमारा 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर उन्होंने। समानांतर कहानी के प्रवर्तक ये आपको बताना है। ठीक है, समानांतर कहानी प्रवर्तक कौन है? मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है, हिमांशु जोशी हैं, या फिर कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समानांतर कहानी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कौन हो जाएंगे समानांतर कहानी के। बताइए। हाँ, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, या आपके कमलेश्वर हैं, या आपके हिमांशु जोशी हैं। यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो कमलेश्वर लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कौन हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अभी कौन महानुभव हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या है? कमलेश्वर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 17 की ओर। ये रही प्रश्न 16 की व्याख्या। प्रवर्तक समानांतर कहानी प्रवर्तक कमलेश्वर। 1972 में कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका में समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया। ठीक है, इनकी कहानी राजा निर्वंशिया जो कि बेहद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो आपकी नेट जीआरएफ में लगी हुई है। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। मोहन राकेश की कहानियाँ हैं यहाँ पर इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। राजेंद्र यादव की जो कहानी वो अलग है। यहाँ पर रचनाएं देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद, अभिमन्यु की आत्माएं, छोटे छोटे ताजमहल आदि प्रमुख कहानियाँ। हिमांशु जोशी की जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर, ये इनकी रचनाएँ हैं लेखकों की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है? पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ या फिर यामा, ये बताना है कौन सा यहाँ पर इनका रेखा चित्र है। तो यहाँ पे ये प्रश्न फॉल्ट हो गया था, दिए गए विकल्पों से कोई भी रचना रेखा चित्र नहीं है। ये सभी रचना क्या छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये प्रश्न ही यहाँ पर क्या कर दिया गया था? गलत करार कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो
बताया गया, तो वो यहाँ पर ये बताया गया जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि पथ के साथी क्या है, संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है, निबंध है, यामा क्या है, कविता संग्रह है, और दीपशिखा क्या है, इनका कविता संग्रह है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोग, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्तियाँ? जी यहाँ भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो किस नाटक की हैं? नेट में लगा हुआ है आपका ध्रुव स्वामिनी, तो आपको पता होना चाहिए। तो जी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो ये कौन कहता है? यह सुख तुम अकेले ही लोग नहीं हो सकता। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के नाटक की हैं। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनबेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह समस्या को उठाया गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट कामना, ये देखिए ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है किसको? जयशंकर प्रसाद जी को ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हम जानते हैं। रानी केत की कहानी के रचनाकार है। कुछ प्रश्न सरल है, कुछ प्रश्न बहुत कठिन है, सभी को पता है इंशाअल्लाह खां। तो एग्ज़ाम ऐसी पैटर्न पे होता है, कहीं लेवल टफ हो जाता है, कहीं लेवल डाउन हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर रानी केत की कहानी तो हमें पता है, ठीक है, इंशाअल्लाह खां की। इसे उदयवान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। रानी केत की कहानी खड़ी बोली गद्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नाचिकेतोपाख्यान और राजा प्रसाद सितारे ने राजा भोज का सपना आदि रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रिया नीलकंठित निषाद बांसुरी किसके निबंध है? रमेश चंद्र शाह के, विद्यानिवास मिश्र के, श्री राम परिहार के, कुबेर नाथ राय के। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर कुबेर नाथ राय। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी निबंध कुबेर नाथ राय के निबंध है। इनके अन्य प्रमुख निबंध कौन कौन से? रस आखेटक, गंधमादन, विषादयुग, मराल, महाकवि की तर्जनी, पड़मुकुट आदि हैं। वही रमेश चंद्र शाह के कौन कौन से हैं? रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़ आदि निबंध लिखे। विद्यानिवास मिश्र के कौन कौन से? चितवन की चाह, हल्दी, धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि प्रमुख निबंध है। श्री राम परिहार का कौन कौन से हैं वो यहाँ बताए? आँच, अलाव की, अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, रशवंती बोलो, तो आदि प्रमुख निबंध हैं किसके यहाँ पर? तो श्री राम परिहार जी के। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर अगला 21, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ किसका? बहुत कन्फ्यूजन होती है कामायनी एक पुनर्विचार, क्योंकि इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आगे हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर कामायनी पुनर्विचार किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, रामविलास शर्मा ने लिखा है, गजानन मुक्तिबोध ने लिखा है। किसने लिखा है? यहाँ पर आपको ये बताना है किसने लिखा है ये। जी हाँ सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ मुक्तिबोध जी का है। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध भी, नए साहित्य का सौंदर्य साहस आदि इनके महत्वपूर्ण समीक्षात्मक निबंध हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने नवलेखन, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन लिखा है। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपका। यहाँ मुक्तिबोध ने क्या लिखा है? कामायनी एक पुनर्विचार। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रसाद, निराला, अज्ञेय, कविता का पक्ष आदि समीक्षात्मक यहाँ पर उन्होंने कृति की रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर और रामविलास शर्मा ने लिखी हैं प्रमुख समीक्षात्मक ग्रंथ हैं उनके, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है रामविलास शर्मा जी के प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति परंपरा, प्रगति से साहित्यिक समस्याएं आदि। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। सुमित्रानंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, साहित्य का समाजशास्त्र। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इसमें दी हुई हैं रिलेटेड। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रम कालक्रम कर्मभूमि गोदान है, या फिर गबन गोदान प्रेमाश्रम कर्मभूमि है, प्रेमाश्रम गबन कर्मभूमि गोदान है, कर्मभूमि प्रेमाश्रम गबन गोदान है। यहाँ पर सही उत्तर है कि किसका कार्यक्रम पहले आता है। तो यहाँ पर उपन्यास सही क्रम जो प्रेमाश्रम कब आता है आपका? 1922 में। ठीक है, 1922। फिर आता है आपका 1931 कौन सा? गबन। कर्मभूमि आ जाता है 1933। संख्याएं भी पूछ ली जाती हैं इनकी। ठीक है, कर्मभूमि 1933,
और गोदान आपको सबको पता है 36 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा क्रम कैसे बन रहा है यहाँ पर। तो 36 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3। ठीक है, 22 में क्या है प्रेमाश्रम, गबन 31 में, कर्मभूमि 33 में, गोदान है 36 में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने आदर्शमुख से यथार्थवाद उपन्यास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया। इनके उपन्यास है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अपूर्ण है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। एक प्रश्न बना था फ्रेंड्स, KBS का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद तो नहीं, लगभग 16 या 17 में एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें एक प्रश्न आया था कि प्रेमचंद की कुल उपन्यासों की संख्या कितनी है। मुझे उस समय ज्ञात नहीं था, मुझे लगा 9 है। तो उसमें ऑप्शन 9 थे, 11 थे और 12, 15 ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो अभी मैं यहाँ पर काउंट करना चाहूँगी कि ये ऑप्शन यहाँ पर कितने इन्होंने यहाँ पर इनके उपन्यास को दिया है। तो प्रेमा हो गया 1, सेवा सदन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। वैसे तो इनके टोटल 11 उपन्यास हो रहे हैं। अब आयोग क्या सही मानेगा ये तो पता चलेगा। तो ये था प्रश्न नंबर 23 है कि चिटिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। जी हाँ, धर्मवीर भारती, देवीशंकर अवस्थी, फणीश्वरनाथ रेणु, रामविलास शर्मा। से उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी व्याख्या भी हम देखेंगे, अभी बस वेट कीजिए। तो देखते हैं फटाफट से यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है आपका। चिटिया हो तो हर कोई बाँचे रेणु जी का पत्रों का संग्रह है। ठीक है, इसका संपादन भारत यायावर ने किया है। रामविलास शर्मा ने 3 महारथियों के पत्र, कवियों के पत्र का संपादन किया है। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह मुंशी राम ने सन 2004 में प्रकाशित करवाया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह किसने 2004 में प्रकाशित करवाया? तो मुंशी राम जी ने। प्रश्न नंबर 24, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? नंद कुमार कोहली, श्री राम शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, मनोज श्याम जोशी। तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंद कुमार कोहली है यहाँ पर। ठीक है, यह रचना मैं इनसे मेरा नाम पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक के लेखक पद्म सिंह शर्मा, कमलेश हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं राघव कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। यहाँ पर जो भी उत्तर दिए सभी उत्तर क्या हैं? गलत है। यहाँ पर विकल्प ही नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को बोनस कर दिया गया है। तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त, ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बंगाल का अकाल किसने लिखा है? प्रकाश चंद्र गुप्त ने है। राघव का तूफानों के बीच है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, क्षण बोले, कड़ मुस्काए, सिद्धांत सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। ये आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। मैं थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाऊँगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको आपकी जानकारी की चीज़ें मिलें जो आपके एग्ज़ाम में काम आए। एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे से, आप पास हो जाएं, जॉब मिल जाए, बस आपके लिए इतना ही अभी सफिशिएंट है हाल फिलहाल के लिए। तो फटाफट से देख लेते हैं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भगवत चट्टोपाध्याय, सच्चिदानंद बादशायन अज्ञे हैं। पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, यशपाल जैन, धर्मवीर भारती। तो यहाँ एक बूंद सहसा उछली, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाए अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या कहा गया है। पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। तो अरे याद रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे जी, भगवत चट्टोपाध्याय वह दुनिया में, कलकत्ता से पैकिंग, यशपाल जैन रूस के 46 दिन महत्वपूर्ण है, धर्मवीर भारती याद है यूरोप की यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय। ये इनके क्या है? यात्रा व्रत हैं इनके। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? यहाँ पर तुलसी राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान है, जयप्रकाश करदम है। तो यहाँ पर देखना है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं मुर्दैया किसकी है। तो मुर्दैया तुलसी राम जी की आत्मकथा है। यह 2 भागों में विभक्त है, मुर्दैया और मणिकर्णिका में। मणिकर्णिका इनकी 2013 में और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। ठीक है, सूरजपाल सिंह ने तिरस्कृत संतप्त नाम से आत्मकथा लिखी है। जयप्रकाश कदम ने 56 नाम से पहला दलित उपन्यास लिखा है। किसने? जयप्रकाश कदम ने 56 नाम से पहला उपन्यास लिखा है। यहाँ पे उपन्यास की भी बात हो रही है।
कुछ बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो देखना है यहाँ पर, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं। ऑप्शन तो इसके यहीं होने चाहिए थे। हाँ, ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती के कौन है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, रामबक्श मैनपुरी, भादर बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। तो यहाँ पर कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन हो जाएंगे? तो जी हाँ, यहाँ पर हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का निम्नलिखित संस्मरण हमारे आराध्य है, ठीक है। रामबक्श मैनपुरी का संस्मरण क्या? जंजीरें और दीवारें हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे यहाँ पर, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवन से संबंधित है? तो शरत चंद्र हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, विमल मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी जानते हैं कि ये शरत चंद्र जी से संबंधित है। इनके कुछ और उपन्यास देख लेते हैं। जीवनी है, इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीह का शरत चंद्र बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार हैं। इनके उपन्यास देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, दत्ता, ग्रहदा, श्रीकांत, शुभदा आदि। विष्णु प्रभाकर ममतावादी उपन्यासकार। इनके उपन्यास ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प आदि हैं। प्रश्न नंबर 30, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? नरेंद्र कोहली ने, जयशंकर प्रसाद ने, वैद्यनाथलाल वर्मा ने, मोहन राकेश ने। पौराणिक आख्यानों को नए उपन्यासों में सर्वथा नए के तरीके से प्रयुक्त किया, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो नरेंद्र कोहली जी सही उत्तर है, ठीक है। सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया। इनके उपन्यास है आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय की राम कथा को तथा महासर को, महाभारत की को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्न नंबर 31, नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास, राम पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन नहीं थे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे रामचंद्र वर्मा नहीं थे। रामचंद्र वर्मा नागरी पिछाड़ी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। नागरी पिछाड़ी जो स्थापना हुई 1893 ईस्वी में काशी में हुई। इसके संस्थापक राम नारायण मिश्र, शिव कुमार मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य हिंदी के विकास हेतु पांडुलिपियों की खोज, अनुसंधान, साहित्यिक ग्रंथों का निर्माण एवं ग्रंथों का प्रकाशन। 1896 में नागरी पिछाड़ी सभा का प्रकाशन शुरू हुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, हिंदी प्रदीप के संपादक थे अंबिकादत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। तो यहाँ पे हमें सही उत्तर पता होना चाहिए कि हिंदी प्रदीप के कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी थे हिंदी प्रदीप के। तो यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। यह 1877 में मासिक प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से? ये पत्रिका मासिक थी और कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। और कब निकलती थी? 1877 से, ठीक है। तो अंबिकादत्त व्यास पीयूष प्रभा 1884 काशी से संपादक थे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण 1893 कानपुर से, ये इनके संपादक थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बरी 1881 मिर्जापुर से। नागे नीरद आपका 1800 देखते हैं, अभी कुछ दिक्कत हो रही है, दिख नहीं रहा है स्पष्ट। 1893 है यहाँ पर, ठीक है। तो मिर्जापुर से संपादक थे नागरी नीरद के भी। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे हम। पत्रिका और संपादन की दृष्टि से एक अशुद्ध है, हमें अशुद्ध देखना है। तो धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक अमरलाल नागर। जी हाँ, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। तो नया प्रतीक के अमरलाल नागर नहीं है। प्रतीक के शुद्ध युग नया प्रतीक अमरलाल नागर है। इस प्रकार है कुछ ही, देखिए नया प्रतीक ध्यान आया होगा आपको, आगे की है। तो धर्मयुग सही है, सही है, सही है, और इसके क्या है? आगे जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ब्राह्मण, भाला बोधनी। जी हाँ,
ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण से किसका है, आपके प्रतापनारायण मिश्र जी का है, हम आगे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। कवि वचन सुधा 1868 हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस और बाल बोधिनी 1874 बनारस। संपादक भारत हरिश्चंद्र ने 12 बोधिनी पत्रिका महिलाओं के उत्थान के लिए संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया? राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, भीष्म शायनी। तो जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म शायनी ने अभी तक किसी पत्रिका को संपादन नहीं किया है। राजेंद्र यादव ने हंस का किया, धर्मवीर भारती धर्मयुग का, अज्ञे जी ने प्रतीक का और संपादन किया, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हम सभी को पता है, क्या है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, तो बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का लेवल सरल है, जहाँ आपको लगा हो कहीं कठिन है तो उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो 1900 में है, ठीक है। और इसके संपादक चिंतामणि घोष थे, 1903 से 1920 तक ये रहे, ठीक है। फिर इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुई। मासिक पत्रिका के रूप में सरस्वती पत्रिका सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी कि आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का रूप क्या था, मासिक रूप था, ठीक है। मासिक रूप में पत्रिका निकलती थी। आचार्य द्विवेदी और सरस्वती एक दूसरे के पर्याय थे। प्रश्न नंबर 37, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या फिर आपका इलाहाबाद। अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ कहाँ से होता था, ये आपको बताना है। तो इसका प्रकाशन हिंदी नवजीवन का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, ये बताना है आपको, अहमदाबाद से, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद से होता था। अब इसको कौन कराता था, तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। तो यहाँ पे हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन अहमदाबाद से आरंभ हुआ, 1921 में प्रकाशित। ये संपादक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली से, बनारस से, कलकत्ता से, इलाहाबाद से। सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद से। इलाहाबाद से होता था इसका प्रकाशन। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से त्रैमासिक, ये ध्यान रखना, त्रैमासिक होता था। हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन और श्याम सुंदर दास। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ब्राह्मण के संपादक कौन है, सभी जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं इसके संपादक, ठीक है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जो कि 1883 में मासिक पत्रिका थी, कानपुर से निकलती थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका के संपादक, बालमुकुंद बुध भारत मित्र के संपादक, राजचंद्र गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 40, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था कहाँ से? इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से, पटना से। सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ से होता था। तो संपादन प्रतापगढ़ से होता था। यह पत्रिका सर्वप्रथम 1883 में राजा रामपाल सिंह के संपादन में इंग्लैंड से प्रकाशित। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 1883 में राजा रामपाल के संपादन में कहाँ से? इंग्लैंड से प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वो हमें देखना है। करमवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मेरे ख्याल से सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, बिल्कुल सही है। दिनमान का प्रथम संपादक रघुवीर साहा है, बिल्कुल सही है। पहल पत्रिका जयपुर से प्रकाशित होती है, यही गलत है। पहल पत्रिका जयपुर से नहीं, बल्कि इसके संपादक कौन थे? ज्ञान रंजन के संपादक में पत्रिका संपादित होती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशित कब हुआ था? ये आपको देखना 26 में, 29 में, 34 में या फिर 44 में। तो बताना हमें कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? 1929 में। ये प्रश्न एक बार किसी में आया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आया था ये। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे हम क्या है। 1929 में यह पत्र साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था। साप्ताहिक था और कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता। संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। 1826 में उद्यम मार्तंड जुगल किशोर से कलकत्ता का प्रकाशन होता था और 34 में प्रजामित्र कलकत्ता से प्रकाशन। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में बनारस से ही होता था। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? यह हमें बताना है कि साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो सही उत्तर में बताना, इलाहाबाद से होती थी, लखनऊ से होती थी या आपका वाराणसी से होती थी। सही उत्तर बताना है हमें। जी हाँ, सही उत्तर इसका हो जाएगा
इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका कानपुर है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कानपुर है, तो 4 नंबर जो है सही उत्तर उसका हो जाएगा आपका लखनऊ से प्रकाशित। लखनऊ से प्रकाशित होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 44, हिंदी काव्य पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम बताइए। मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी जानते हैं हंस के संस्थापक काव्य कौन थे? प्रेमचंद जी थे, ठीक है। 1930 में मासिक बनारस से प्रकाशित होती थी। बाद में इसका पुनर्प्रकाशन 1986 में राजेंद्र यादव ने दिल्ली से किया। वर्तमान में हंस दिल्ली संस्था संजय सहाय हैं जी। आपको ध्यान रखना है कि हंस के वर्तमान सहायक कौन है? दिल्ली के संजय सहाय जी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख भागर्त कहाँ से प्रकाशित हो? जो पत्रिका है भागर्त वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से, नई दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से। सही है उसका, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ठीक है। ये मासिक पत्रिका है और भागर्त कलकत्ता से प्रकाशित होती है। इसके संपादक एकांत श्रीवास्तव जी हैं। भागर्त के संपादक कौन है? तो एकांत श्रीवास्तव, ध्यान रखना है आपको। काव्य शोभाकरण धर्म अलंकार, ये आपके काव्य शास्त्र से प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। प्रशिक्षित अलंकार की परिभाषा किसकी है? तो दंडी की है, बामन की है, आचार्य कुंतक की है, आचार्य मम्मट की है। से उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य दंडी की है। कैसे पहचानना है? धर्म अलंकार से दंडी, ऐसे आपको यहाँ पर पहचानना और याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या व्याख्या की गई है। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की। दंडी ने काव्य शोभाकार धर्म को अलंकार कहा, यानी कि काव्य के शोभाकार धर्म को इन्होंने क्या कहा? अलंकार कहा है। आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र की रचना की है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इनकी रचना वक्रोक्ति जीविता में। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है। काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है किसने? मम्मट ने। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ऐसे, वो काफ़ी अच्छे जो व्याख्या दी है उससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बन भी रहे हैं। प्रश्न निष्पत्ति की विवेचना में भाव करते और भोज करते हुए कल्पना किस आचार्य ने की है? जी हाँ, भट्टलोरट ने, भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर भट्टनायक उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वेदा सूत्र की व्याख्या के संबंध में भट्टनायक ने 3 शक्तियों की कल्पना की। अविदा, भाव करते और भोज करते। यानी कि आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भट्टनायक ने 3 शक्तियों की कल्पना की और 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर किसी रस सूत्र के संबंध में। तो अविदा, भाव करते और भोज करते आपको याद रखना है। तदुद्देश्यो शब्दार्थो सगुणा अलंक वृत्ति पुनः क्वापी किसका काव्य लक्षण है? जयदेव, दंडी, मम्मट, हेमचंद्र। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका मम्मट ने कहा है। जयदेव ने कहा है निर्दोषो लक्षणवती सरित गुणा भूषणा श अलंकार रसा अनेक वृत्तिवर काव्यम नाव वाक, ये कहा है, ठीक है। दंडी ने क्या कहा है? काव्य लक्षण दिया है चरिताविष्टार्थ विषिन्ना पदावली। संस्कृत के आचार्य ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द और रस ध्वनि के आधार पर। भट्टनायक का भुक्तिवाद के दर्शन पर आधारित है, ये आपको बताना है। मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, शैव दर्शन है या सांख्य दर्शन है? जी हाँ, भट्टनायक का भुक्तिवाद जो है सांख्य दर्शन पर आधारित है, ठीक है। और इसका अर्थ है भोगवाद। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति दिया है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है। मीमांसा दर्शन भट्टलोरट का मत है। न्याय दर्शन श्री शंकुक का और शैव दर्शन अभिनव गुप्त का मत आधारित है। यानी कि न्याय शंकुक किसका है आपका? वो न्याय दर्शन श्री शंकुक का है। शैव दर्शन अभिनव गुप्त का, ये आपको ध्यान रखना है काव्य शास्त्र से। रसोवेसा को अपनी परिचर्चा किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? रसोवेसा तो जगन्नाथ हैं आपके, आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य अभिनव गुप्त हैं, आचार्य भट्टनायक है। सही उत्तर क्या है यहाँ पर? आचार्य विश्वनाथ जी ने इसकी परिचर्चा की है। रसोवेसा तैत्तरीय उपनिषद, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। रसोवेसा कहाँ से लिया गया? तो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। अभिधा उत्तम काव्य मतलब लक्षणालीन अधम व्यंजना रस ब्रस उल्टे कहत नवीन। उपयुक्त किसकी पंक्ति है या किसकी उचित है? तो बताइए आप लोग। किशोरीदास, ब्रजनाथ दास, भिखारीदास, देवदास। जी यहाँ पढ़िए आप सभी ने, तो आप सभी को पता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा देव, ठीक है। देव ने कहा है ये यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या क्या है व्याख्या में। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं।
इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, शोक सागर तरंग आदि हैं। तो यही इटावा के रहने वाले थे देव। और अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो अभिनव गुप्त हैं, शंकुक हैं, वटलोलट है, वटनायक है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? शंकुक। ठीक है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय शंकुक ने किया। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थी मानकर रस का अनुमान करते हैं। प्रश्न नंबर 53 यानी 53, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? इस तरह के प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति 6 भेद माने हैं। कौन कौन से माने वो हम देख लेंगे, कौन कौन से भेद माने हैं तो देखेंगे हम व्याख्या में। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति 6 भेद माने हैं। ठीक है। और संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस छंद में 12 और 7 की अति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 ही हैं। सही उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? सोठा है, दोहा है, चौपाई है या आपका बरबे है। तो मात्राएं जोड़ लीजिए। छंद में 12 और 7 19 किसकी हो जाती हैं? जी हाँ, यहाँ पर बरबे सही उत्तर हो जाएगा, बरबे की हैं। ठीक है। बरबे छंद में 12 और 7 की अति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में प्राय जगण तगण आता है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य दर्श है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, काव्य दर्पण है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो ए एंड डी, कभी कभी आयोग भी ऐसी मिस्टेक करता है पेपर बनाने में, तो फिर बोनस मिल ही जाता है या फिर कोर्ट में सीधा प्रश्न चले जाते हैं। तो यहाँ पर ए यानी काव्य अलंकार सूत्र भी और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भी, मैंने यहाँ नाम लिखे हुए अपनी सुविधा के लिए मैं पढ़ती थी तो मुझे ये चीज़ें याद रहती थी। तो काव्य अलंकार सूत्र भी वामन का है और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भी वामन का, दोनों के ही हैं। तो रीति संप्रदाय संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति दोनों आचार्य वामन के ग्रंथ हैं। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति आत्मा का आवश्यक है, रीति को काव्य की आत्मा माना। रीति को काव्य की आत्मा माना किसने? आचार्य वामन ने। काव्य दस आचार्य दंडी का ग्रंथ है। काव्य दर्पण रामदहन मिश्र की रचना है। बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। काव्य दर्पण किसने लिखा है? तो रामदहन मिश्र की ये रचना है। प्रश्न नंबर है आपका 56, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पा है, उपेंद्र बज्रा है, सोठा है, रोला है। जी हाँ, उपेंद्र बज्रा यहाँ पर क्या है? वर्णिक छंद है। समव्रत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्णों का क्रम से वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 57, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा है, रुद्रट है, मम्मट है या विश्वनाथ? जी हाँ, इसके विश्वनाथ हैं वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य। वक्रोक्ति संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य कुंतक, इनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। इन्होंने वाक्य रसात्मक काव्य कहा है। भामा ने अलंकार को काव्य सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति के उसका प्राण स्वीकार किया है। ठीक है। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। किसने? भामा ने। प्रश्न है महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर है आपका 58, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है। तो आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 7 मानी, 10 मानी, 13 मानी, 18 मानी है। सही उत्तर क्या है? गुणों की संख्या पूछा यहाँ पर तो 10 मानी है। यहाँ पर सभी का लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पर तो अच्छे समझ में आएगा और प्रश्न अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। ये प्रश्न यहाँ से इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सभी के मोस्टली दिए गए हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। ठीक है। वो कौन कौन से? श्लेष है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सुकुमार है, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। दंडी ने भी 10 गुण माने हैं। ठीक है। वामन ने भी 10 गुण माने हैं। वामन ने 10 शब्द एवं
10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण माने हैं वामन ने, तो 20 हो गए। भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया। मम्मट ने और आनंदवर्धन ने केवल 3 माने हैं। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने 10 माने हैं, ठीक है, और दंडी ने 10 माने हैं, वामन ने 20 माने हैं और भोज ने 24 माने हैं और आनंदवर्धन मम्मट ने 3-3 माने हैं। केशव कही जाए न कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझे मन ही मन रही। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार की है, करुण की है, हास्य की है, अद्भुत की। तो जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत की है। यहाँ पर ये पंक्ति में अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय होगा। ये मुझे कमेंट्स बताइए, ये पंक्ति है किसकी? केशव कही जाए ना कहिए। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? यहाँ देखना हमें, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य हैं, अलंकार हैं, ध्वनि है, रीति हैं। जी हाँ, मम्मट आपकी ध्वनि के हैं, तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। मम्मट ने मम्मट को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। औचित्य संप्रदाय प्रवर्तक सभी जानते क्षेमेंद्र। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा है। ध्वनि संप्रदाय प्रवर्तक आनंदवर्धन है। रीति संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य वामन है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर आते ही हैं। तो च, छ, ज, झ, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ़, प, फ, व, भ। यहाँ बताना है आपको कौन सा है। जी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? ये देखना है हमें। क, ग, ङ, ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में क्या? ठ हमारा महाप्राण है। ठ ध्वनि उच्चारण मूर्धा है, जबकि क, ग, ङ व्यंजन अल्पप्राण है तथा इनका उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर 63 है, कामता प्रसाद गुरु ने बाहा प्रश्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाहा प्रश्न के अनुसार, ये सुपर टेट में पूछा गया था प्रश्न। तो कितने भेद माने हैं यहाँ पर? तो 4 माने हैं। कौन कौन से माने हैं वो हम देख लेंगे। 4 भेद माने हैं। प्रश्न के आधार पर किया गया विभाजन 2 प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रश्न और बाहा प्रश्न। अभ्यांतर प्रश्न इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, अर्धस्वर, अनुनासिक वर्ण आते हैं। बाहा प्रश्न में क्या बताया है इन्होंने? बाहा प्रश्न में बताया है कि इसके अंतर्गत घोष, अघोष, अल्पप्राण तथा आपके महाप्राण, ये 4 आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? सभी जानते हैं। तो यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी है, नलिनी शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। सही उत्तर हो जाएगा कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, गुलेरी जी हैं इसके। और नलिनी शर्मा का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। और शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, ठीक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर वीक में आपके एग्जाम में आते ही आते प्रश्न भाषा बोली से। तो कौन सी बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं? तो जाहिर सी बात है कि डोंगरी नहीं है, ठीक है। डोंगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। डोंगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। 92 संशोधन अधिनियम 2003 में से भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह पश्चिमी पहाड़ी बोलियों के परिवार में उल्लेखनीय है। ब्रज, बांगरू तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? लल्लू लाल के द्वारा, बलदेव उपाध्याय के द्वारा, जॉन गिलक्रिस्ट के द्वारा या सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा? खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल जी के द्वारा किया गया, ठीक है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए, कौन कौन से हुए हैं? आपके मुंशी सदाशुक्ला, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। लल्लू लाल की खड़ी बोली गद्य में रचनाएं हैं बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और सभा विलास इत्यादि हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें कि इनकी खड़ी बोली रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये नहीं है कि जो मैं प्रश्न पढ़ा रही हूँ वही याद है, लेकिन उससे रिलेटेड जो व्याख्या, इसमें से प्रश्न कैसे भी किसी तरह से बन सकते हैं। यदि आप पढ़ेंगे समझेंगे तो निश्चित ही आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है क्या? वा दंत है, दंतोष्ट है, कंठ है, तालव्य है, क्या है आपको बतानी है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ट है, ठीक है। जिन ध्वनियों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है दंतोष्ट कहलाते हैं, जैसे वा, फा, वा।
अंतस्थ व्यंजन है। अन्य विकल्प उदाहरण इस प्रकार हैं। दंतव्य ये रहे त, थ, द, ध, न। तालव्य च, छ, ज, झ, ङ। निम्नलिखित में से कदंत अव्यय एक प्रकार का नहीं है। पूर्वकालिक कदंत, भूतकालिक कदंत, पूर्ण क्रिया द्योतक कदंत, तात्कालिक कदंत। कौन सा इसका एक प्रकार नहीं है कदंत का, ये बताना है आपको। तो जी हाँ, भूतकालिक नहीं है। भूतकालिक कदंत अविकारी अव्यय कदंत का प्रकार नहीं है। भूतकालिक कदंत विकारी कदंत का प्रकार है। विकारी कदंत 4 प्रकार के होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, गतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कदंत, भूतकालिक कदंत। जबकि पूर्वकालिक कदंत, तात्कालिक कदंत व पूर्ण द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक अविकारी अव्यय कदंत के प्रकार हैं। प्रश्न कुछ नए जरूर लग रहे होंगे आपको। प्रश्न नंबर 69 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निर्देशांक के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा, ये आपको बताना है। 66, 66, 66, 66 क्या है ये बताना है आपको। सही उत्तर जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 66 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि स्वर ध्वनि, हिंदी की अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी? अ, ई, आ, ए। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, ई है। जबकि आ क्या है, मध्य स्वर है। और बड़ा आ क्या है, पश्च स्वर है, पश्च विवृत है। तथा ए क्या है, अग्र अर्ध समृद्ध स्वर ध्वनि है। बहुत पूछे जाते हैं अब प्रश्न इस तरीके से ही आते हैं। पश्च ध्वनि, अग्र ध्वनि, मध्य ध्वनि, विवृत, अर्ध समृद्ध, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें यहाँ पर। प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, कहाँ से हुआ ये बताना है आपको। पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास हुआ है सौरसेनी से, अर्धमागधी से, पैसाची से, अपभ्रंश से या फिर मागधी से। पूर्वी हिंदी पूछा है तो प्रश्न भाषा बोली आपने पढ़ी तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे है अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी बोलियाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा पहाड़ी हिंदी का विकास। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का बोलियों का विकास हुआ है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आ है, था है, भा है या जा है? जी हाँ, समझ में आ गया होगा, भा है ओष्ठ ध्वनि। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 यानी कि 74 निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। नदी है, टोपी है, उदासी है, पहिया है। जी ऐसे तो हो जाएगा पहिया। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ई है, ता है, फा है, हा है। जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका हा है। ठीक है, यह स्वतंत्र है, काकल्य, अघोष, महाप्राण व्यंजन है। कौन सा? हा। स्वतंत्रीय का तात्पर्य कंठ के भीतर स्थित, जबकि ता दंत्य ध्वनि है और फा ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? पर्याय पूछा यहाँ पर स्थिरता, निश्चलता, दृढ़ता या अडिग। स्थिर शब्द का पर्याय क्या होगा? जी हाँ, स्थिर शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? अडिग हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर इसका है कि स्थिर शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? अडिग हो जाएगा। वहीं पर जबकि अन्य विकल्प सही नहीं है। स्थिर का अन्य शब्द और हो जाएंगे पर्याय का जो हैं वो अटल है, अचल है, अविचल है। जबकि स्थिरता, निश्चलता, दृढ़ता शब्द के सांदर्भिक अर्थ हैं ये सभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की मैंने 75 प्लस 2 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए, बेहद महत्वपूर्ण थे। इनको धैर्यपूर्वक देखिए और पढ़िए और समझिए। और प्रैक्टिस सेट बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि मैंने खुद ही प्रैक्टिस सेट लगाया, तभी मुझे प्रश्न बहुत अच्छे लगे। और मोस्टली प्रवक्ता है GIC, तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपको तो बनेंगे। आप अगर नेट की तैयारी करें तो उसके लिए भी आपको काफ़ी प्रश्न तैयार होंगे। PGT, TGT, UP, LTK, MRS जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ धैर्य बनाकर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।